Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Students, today we will learn about modern physics. आज हम आधुनिकी भौतिकी पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि आधुनिकी भौतिकी का डेली लाइफ में हमारे बहुत बड़ा यूज है। इससे हम लोग कम्युनिकेशन एरिया में, नेविगेशन एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया में, मेडिकल एरिया में बहुत सारे बेनिफिट हम लोगों को मिले हैं। अब इस लेसन को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो ज़रूरी है। उसे हम एक एक करके समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल होता क्या है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर सबको पता है कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीज़ें होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो एक कक्षा बनी होती है उसमें चक्कर लगाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट बने होते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये जो ऑर्बिट बने होते हैं, इनकी एनर्जी फिक्स होती है। एनर्जी इनका क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ से देखिए, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। इस तरह से आपने पढ़ा है के, एल, एम, एन, इस तरह से ये सब क्या है? ऑर्बिट है। तो ये जो ऑर्बिट है, जिससे जो पहला ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी क्या होती है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो दूसरा होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे इस तरह से बढ़ता हुआ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो वन होता है। तो ये जो ऑर्बिटल एनर्जी होती है, ये जो न्यूक्लियस के सबसे समीप होता है उसकी ऑर्बिटल एनर्जी सबसे कम होती है। उससे जो दूर होता है उसकी थोड़ा ज़्यादा होती है, जो उससे दूर होता है उससे और ज़्यादा होती है। जो सबसे दूर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी चीज़ को हम जब ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। तो ये आप यहाँ लिखा है, ये क्या है? आपकी एनर्जी लेवल। तो ये ऑर्बिटल एनर्जी जो है E1 इज लेस दैन E2 इज लेस दैन E3 इज लेस दैन E4, या आप कह सकते हैं कि E4 इज ग्रेटर दैन E3, E3 इज ग्रेटर दैन E2 एंड E2 इज ग्रेटर दैन E1। इस तरह से आपकी ऑर्बिटल एनर्जी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो ग्राफ प्लाट है ये कैसे है। तो ये जो आपका ग्राफ प्लाट है, ये आपका सबसे नीचे वाला क्या है? ग्राउंड लेवल। इसके ऊपर एक्साइटेड स्टेट होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और लास्ट में आयोनाइजेशन स्टेट होता है। तो इस तरह से E1, E2, E3 एंड E4 के रूप में हम इसे डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि आप सपोज कर लीजिए, न्यूक्लियस से R1 डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से, जैसे यहाँ पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे यहाँ से अगर R डिस्टेंस दूर, सपोज कर लीजिए E1 है, तो यहाँ पर अगर जाना हुआ तो R डिस्टेंस दूर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब तक इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा। अब इसके आगे क्या है? जैसे R2 डिस्टेंस, आप सपोज कर लीजिए यहाँ से ये R2 डिस्टेंस हुआ यहाँ तक, तो R2 डिस्टेंस पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तब वहाँ पे एक ऑर्बिट प्रेजेंट है। जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी तब यह नेक्स्ट स्टेट में पहुँचेगा। इस तरह से ये स्टेट क्या करता है? जंपिंग करता है। मतलब जब फिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको अमाउंट मिलता है तभी ये नेक्स्ट ऑर्बिट में जाता है। उससे कम मिलता है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब हम शुरू करते हैं कि एनर्जी लेवल होता क्या है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो एनर्जी लेवल इज एन अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिटल रेडियस। आप कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल, ये जो ऑर्बिटल रेडियस होता है, इसको व्यक्त करने का एक तरीका है। बात समझ में आई? एनर्जी लेवल इज एन अनदर वे
ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिटल रेडियस। एनर्जी लेवल एक अन्य तरीका है ऑर्बिटल की रेडियस को, त्रिज्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए। फर्स्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन आर वेरी नियर टू न्यूक्लियस। जो पहले सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं। एंड दीज टाइटली बाउंडेड टू न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन हैव लो एनर्जी, इन इलेक्ट्रॉनों के पास लो एनर्जी होती है। दीज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है इन्हें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको रिमूव करने के लिए, यानी जंप कराने के लिए, एक तरह से कह लीजिए इनको जंप कराना एक तरह से इम्पॉसिबल है, ठीक, तभी इनको क्या कहा जाता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है मोर एनर्जी। जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन होता है, जो सेल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन के पास सबसे अधिक एनर्जी होती है। एंड फार फ्रॉम न्यूक्लियस दे कैन लीव देयर सेल, ये इलेक्ट्रॉन अपना सेल छोड़ सकते हैं। दीज आर नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड फॉर्म बॉन्डिंग, और ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही बॉन्डिंग बनाते हैं, जैसे Na+Cl-, तो ये मिलके नमक बनाया, यानी कि बॉन्डिंग हुई। तो ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्डिंग करते हैं, यही एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो ये एनर्जी लेवल आपको समझ में आया कि एनर्जी लेवल क्या है। एनर्जी लेवल इज नथिंग बट एन अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिटल रेडियस, जिसमें फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम एनर्जी होती है और ये न्यूक्लियस के बहुत समीप होते हैं। ये नाभिक से बहुत तेज़ी से जुड़े हुए होते हैं। इनको नाभिक से अलग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों को बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं। ये अपने ऑर्बिटल को छोड़ सकते हैं अगर इनको एनर्जी दी जाए, सफिशिएंट एनर्जी दी जाए। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये बॉन्ड बनाते हैं। ये आपका एनर्जी लेवल हुआ। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या है इसे हम समझते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये चीज़ क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से एक बार सुनिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, मतलब वह कम से कम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से मुक्त करने के लिए आवश्यक है, ठीक, वो अपनी कक्षा में रहता कैसा है, अंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जो नाभिक के आकर्षण बल से बंधा होता है। यही जो ऊर्जा है इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी यही जो आवश्यक ऊर्जा जो उसको उसकी ऑर्बिट से अलग कर दे, जो इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से अलग कर दे, इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हिंदी में कैसे लिखेंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से मुक्त करने के लिए आवश्यक हो, आयनन ऊर्जा कहलाती है। यह पारे के लिए 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सभी उत्तेजन विभव यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल तथा आयनन विभवों को क्रांतिक विभव यानी कि क्रिटिकल पोटेंशियल कहते हैं। कैसे बनता है, जैसे आपका ये कोई मैटर है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसको दी गई तो ये मेटल जो है आयन के फॉर्म में हुआ और ये इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो गया। तो इसे हम एक बार फिर से समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ए मिनिमम एनर्जी required to release electron from its orbit under force of attraction of nucleus is known as ionization energy। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से मुक्त करने के लिए आवश्यक हो, आयनन ऊर्जा कहलाती है। यह पारे के लिए 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
सभी उत्तेजन विभव तथा आयनन विभवों को क्रांतिक विभव कहते हैं। जैसे आपको कोई मैटर है, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई तो ये मेटल आपका आयन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक्साइटेशन एनर्जी पढ़ते हैं। उत्तेजन ऊर्जा ये क्या चीज़ है? यानी कि जब परमाणु को किसी बाहरी स्रोत से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था छोड़कर अधिक ऊर्जा वाले सुनिश्चित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। फिर से देखिए, जब परमाणु को किसी बाहरी स्रोत से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था छोड़कर अधिक ऊर्जा वाले किसी सुनिश्चित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। इस समय परमाणु उत्तेजित अवस्था में कहा जाता है। इस उत्तेजित अवस्था में परमाणु का ऊर्जा स्तर उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहलाता है। इनकी क्वांटम संख्या प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर 2, द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर 3 आदि होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यानी कि जब किसी परमाणु को बाहरी स्रोत से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था छोड़कर अधिक ऊर्जा वाले किसी सुनिश्चित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके इलेक्ट्रॉन सपोज कर लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में है। अगर इसको एनर्जी दी जाए ज़्यादा तो ये क्या करेगा, इसके आउटर सेल में पहुंच जाएगा। यही चीज़ इसमें कहा गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। यानी कि जब परमाणु को किसी बाहरी स्रोत से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था छोड़कर अधिक ऊर्जा वाले किसी सुनिश्चित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। इस समय परमाणु उत्तेजित अवस्था में कहा जाता है। इस उत्तेजित अवस्था में परमाणु का ऊर्जा स्तर उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहलाता है। इनकी क्वांटम संख्या प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर 2, द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर 3 इस तरह से आदि होती है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। देखिए, एक्साइटेशन इज प्रोसेस इन व्हिच ए न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स एक्वायर्स एनर्जी दैट राइजेज इट टू ए क्वांटम स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, हायर देन दैट ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी कि ये जो एक्साइटेशन है एक प्रोसेस है जिसमें कोई नाभिक या इलेक्ट्रॉन या परमाणु या आयन या मॉलिक्यूल ये क्या करते हैं, एनर्जी को एक्वायर करते हैं और राइज कर जाते हैं। कहाँ, एक्साइटेड स्टेट में, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। यानी ग्राउंड स्टेट की अपेक्षा एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट and that in the excitation state is called excitation energy। excitation energy क्या है, अब समझ में आ रहा है? the difference between the energy in the ground state and that in the excitation state is called excitation energy। मीन जैसे आप सपोज कर लीजिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है, E1 और एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी क्या है, E2। तो जो ये E2 माइनस E1 है यही क्या कहलाता है, आपका एक्साइटेशन एनर्जी। आगे देखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन फ्रॉम एन एटम इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ एन एटम, यानी किसी एटम को एक्साइटेशन के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं, उत्तेजक विभव बोलते हैं। फॉर HD पोटेंशियल नीड फॉर एक्साइटेशन आर 4.86, 6.67 एंड 8.84 वोल्ट। जैसे कि पारे के लिए जो पोटेंशियल एक्साइटेशन पोटेंशियल की ज़रूरत होती है वो, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 4.86 वोल्ट अगर एनर्जी मिल जाए तो जंप कर जाएगा, एंड सेकंड के लिए 6.6 वोल्ट एनर्जी, एंड थर्ड के लिए 8.84 वोल्ट एनर्जी अगर मिल जाए तो ये अपनी ऑर्बिट को जंप करता हुआ आगे निकल जाएगा। इसे आप समझते हैं। जैसे थोड़ा सा सपोज कर लीजिए कि आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अगर इसको कुछ एनर्जी दी जाए, कितना, जैसे मान लीजिए Hg का है, अगर इसको 4.86 वोल्ट एनर्जी मिल जाए
तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में चला जाएगा, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में। अगर इसको 6.67 वोल्ट एनर्जी मिल गई तो ये इससे भी हायर स्टेट में पहुंच जाएगा। अगर 8.84 वोल्ट मिल गया तो ये इससे भी हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। इस तरह से ये यहाँ पहुंच गया, अब मिला तब यहाँ पहुंच गया, अब और एनर्जी मिली इसको तो ये और ऊपर चला गया। इसका नाम दे दीजिए आप E0, E1, E2, E3। इस तरह से ये अपने एनर्जी लेवल को चेंज करता हुआ उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। मीन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये बढ़ते जाते हैं। किस कारण से? ये एक्साइटेशन एनर्जी की वजह से। ये जब एक्साइटेशन एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को दे दी जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है। और ये जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब आपको हम इसके आगे एक टॉपिक ट्रांजिशन को पढ़ते हैं। ट्रांजिशन क्या है, यानी संक्रमण क्या है? यानी कि द चेंज इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट इज नोन एज ट्रांजिशन। यानी कि द चेंज इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट, यानी कि एक एनर्जी स्टेट से जब दूसरे एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं, संक्रमण। इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन या परमाणु एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना ही संक्रमण कहलाता है। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन या परमाणु एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में चला जाए तो इसे हम संक्रमण कहते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में है, अगर ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में पहुंच जाए तो इसे यही क्या है? इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड से एक्साइटेशन स्टेट में पहुंचना ही ट्रांजिशन कहलाता है। इतना चीज़ समझ में? अब कोई जरूरी नहीं एक्साइटेशन से ग्राउंड में आ जाए तो भी ट्रांजिशन ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। ये चीज़ क्या है? यानी कि इट इज ए प्रोसेस वेयर एन एटम इन ए लोअर एनर्जी स्टेट which absorb photon and move to another high energy state। यानी कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम लोअर एनर्जी स्टेट में रहता है और जब वो कुछ फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। यानी कि जैसे कि आपका ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर इसको कुछ एनर्जी दी जाए तो ये एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा जिससे कि वो अगले स्टेट में चला जाए, अगर उतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली तो ये नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। अब इसके बाद आता है एमिशन। एमिशन यानी कि हिंदी में उत्सर्जन। ये क्या होता है? यानी किसी भी चीज़ को इमिट्स करना, बाहर निकालना। ठीक, तो एमिशन क्या होता है? यानी कि एनर्जी इमिट्स हो, बाहर निकले, इसी को हम बोलते हैं एमिशन। ये दो तरह से होता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन, दूसरा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन को स्वतः उत्सर्जन बोलते हैं और स्टिमुलेटेड एमिशन को दीप्त उत्सर्जन बोलते हैं। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? यानी कि ऐसा एमिशन जो खुद हो, विदाउट एनी फोर्स, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब इसे हम देखते हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे। यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन, वी नो दैट एन एक्साइटेड एटम रिटर्न्स टू लोअर एनर्जी स्टेट विदिन 10⁻⁸ सेकेंड बाई एमिटिंग लाइट रेडिएशन। हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब इसको कुछ एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी दी जाए कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहता है, 10⁻⁸ सेकेंड तक। यानी कि इसका स्टे टाइम कितना है? 10⁻⁸ सेकेंड। उसके बाद ये एनर्जी को रिलीज कर देता है, मुक्त कर देता है और फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में चला जाता है या ओरिजिनल स्टेट में पहुँच जाता है। तो ये
कैसे 10⁻⁸ सेकेंड रहता है और नीचे चला आता है, यानी कि जब यहाँ पर इतनी देर रहता है तब ये क्या करता है, जो एनर्जी इसको एक्स्ट्रा मिली रहती है उसको ये रिलीज कर देता है, मुक्त कर देता है। किस फॉर्म में? फोटान के फॉर्म में। तो इस चीज़ को हमें जानना ही होगा। ठीक, तो अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं कि सपोज एन एटम राइजेस टू एक्साइटेड स्टेट E2, जैसे E1 E2, जैसे आपका कोई एटम है एक्साइटेड स्टेट E2 में है, एटम रिटर्न्स टू लोअर एनर्जी स्टेट E1, एटम क्या कर रहा है, लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है। कितना देर रुककर? विद इन 10⁻⁸ सेकेंड। अब इसको आप कंसीडर कर लीजिए, इफ़ न्यू बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटान बाई एटम। मान लीजिए जो ये जो फोटान निकल रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी कितना है, न्यू, तो देन E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, मीन फोटान की ऊर्जा कितना, ये जो फोटान निकल रहा है वो कितने का निकल रहा है, एच न्यू का। यही चीज़ मतलब जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी को आप माइनस कर देंगे तब पता लगेगा कि आपको कितना यहाँ पे एनर्जी दी गई थी जिससे आप ऊपर गए थे, और आप जितनी एनर्जी लेकर ऊपर गए थे तो उसी को तो आप छोड़ोगे, तो वही E2 माइनस E1 होगा। E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। द एमिशन ऑफ फोटान बाई एन एटम इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि यही एमिशन फोटान का एमिशन जो कि एटम के द्वारा हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। मतलब इसमें किसी एक्सटर्नल एनर्जी का कोई रोल नहीं है। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ फोटान इज नॉट कोहेरेंट, ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है इसमें जो फोटान रिलीज हो रहा है कोहेरेंट नहीं होता। इट इज़ डिपेंड ओनली हाउ मच एटम्स आर इन द हायर लेवल, ये सिर्फ इसी पर डिपेंड है कि हायर लेवल में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा एच न्यू आपका रिलीज होगा, 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वो रिलीज होते रहेंगे। अब यहाँ से जैसे आप सपोज कर लीजिए यहाँ पर दो एटम है, तो ये दो एटम है तो 10⁻⁸ सेकेंड बाद एक आया एच न्यू, सपोज कर लीजिए एच न्यू 1, और 10⁻⁸ सेकेंड बाद दूसरा आया जिसको आप बोल दोगे एच न्यू, इसकी एनर्जी है। अब ये जब दो हैं तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ है ये सेम नहीं है, तो इसलिए कहे हम कहीं देंगे कि ये कोहेरेंट नहीं है। ठीक, तो अब इस चीज़ का यूज कहाँ होता है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं बल्ब, क्या देखते हैं, बल्ब, यानी कि बल्ब में जो हमें लाइट मिलती है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा ही मिलती है। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, एक तरह का ये फोर्स रिएक्शन है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः नहीं होता, इस पे फोर्स लगाया जाता है तब स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि व्हेन फोटान ऑफ एनर्जी यानी कि एच न्यू किसके बराबर थी, E2 माइनस E1 के, आर इंसिडेंट यानी कि छोड़ी जाए, कहाँ पर, एटम पर, एट एटम या ऑन एटम, विल विल रेज फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। फिर से देखिए, व्हेन फोटान ऑफ एनर्जी मीन एच न्यू आर इंसिडेंट ऑन एटम विल रिलीज फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट बाई एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ फोटान। मतलब जब हम किसी भी एटम पर कुछ फोटान की एनर्जी इंसिडेंट कराते हैं तो वो जो हमारा एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। बट एज द हायर एनर्जी स्टेट इज आल्सो पॉपुलेटेड बाई सम एक्सटेंट, लेकिन जैसे कि हमको पता है कि हायर एनर्जी स्टेट में अगर इस तरह से एच न्यू फोटान देता जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, यानी कि वो सब सारे के सारे हायर एनर्जी स्टेट में पहुँच जाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, द ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट आल्सो टेक प्लेस एंड द फोटान ऑफ एनर्जी एच न्यू
along with the incident photon are emitted. This process is called stimulated emission. एक बार फिर से देखिए, the transition of atom from higher energy state to lower energy state also take place, and the photon of energy h nu along with the incident photon are emitted. This process is called stimulated emission. थोड़ा समझिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये इसके कहने का मतलब है कि अगर इसको हम उतनी ही एक्सटर्नल एनर्जी दें जितने की हमें फ्रीक्वेंसी, जितनी वेवलेंथ वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, मीन जितना हम फोटान, जितने अमाउंट का फोटान देंगे उतने अमाउंट की हमको एनर्जी रिलीज होगी। तो यही चीज़ क्या कहलाता है? स्टिमुलेटेड एमिशन। अब सपोज कर लीजिए आपके पास एक्साइटेड स्टेट में 3 एटम ऑलरेडी हैं। अगर हम इसको एच न्यू एनर्जी अगर हम दे दें, वो E2 माइनस E1 के बराबर होगा। ये E1 है, E2 है, E1 है, E2। तो अगर हम इसको इतनी एनर्जी देते हैं तो ये जो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है ये तुरंत कहाँ जाएगा? अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा, और ये एच न्यू एनर्जी रिलीज कर देगा। मतलब जितनी एनर्जी हम यहाँ से दिए हैं उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कोहेरेंट है। कैसी है? कोहेरेंट है, मीन सेम फेज एंड सेम एनर्जी। इनका जो फेज है वो सेम है, इसलिए हम कहेंगे क्या है? कोहेरेंट फोटॉन। अब इससे हमको फ़ायदा क्या होगा अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कोहेरेंट सोर्स से हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक, अब इसके बाद आपका एक न्यू आर्टिकल है पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या व्युत्क्रम। इसे हम देखते हैं क्या है। देखिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये जो ग्राउंड स्टेट होता है इस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं एट ओरिजिनल कंडीशन, यानी कि जनरली अगर आप सपोज कर लीजिए ग्राउंड स्टेट में N1 इलेक्ट्रॉन है और एक्साइटेड स्टेट में N2 इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली आपको पता है कि N1 इज ग्रेटर दैन N2। मतलब अगर इसमें कुछ भी ना किया जाए तो ये ग्राउंड स्टेट में यानी लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। बट अंडर द सर्टेन कंडीशन, इफ़ द ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ E2, अगर E2 का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए किसकी अपेक्षा? दैन E1, मीन N2 इज ग्रेटर दैन N1, देन दिस फेनामिना इज नोन एज पॉपुलेशन। मतलब अगर किसी तरह से हम ग्राउंड स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम एक्साइटेड स्टेट में कर दें तो यही चीज़ क्या कहलाती है? पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती है। और दिस प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू मेंटेन पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कॉल्ड एज पंपिंग। यही यानी कि जो कंटिन्यूअस सप्लाई दी जा रही है किस लिए? ये पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन करने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं? पंपिंग। ठीक, अब यहाँ पर जो मेन आप समझने का पॉइंट है कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव इन 3 और मोर एनर्जी स्टेट। मतलब ऐसे मटेरियल चाहिए कि जिसमें हमें 3 या 3 से ज़्यादा एनर्जी स्टेट हो, तो वहीं पे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे पढ़ेंगे हम लेजर। तो लेजर क्या है? तो लेजर का ये जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक, यानी कि विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन यानी स्टिमुलेटेड एमिशन, जो भी आपने पीछे पढ़ा, यानी कि फोर्स एमिशन कहा जाता है। इसके द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन यानी प्रकाश को बढ़ा दिया जाए, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लेजर। यानी कि आप कह सकते हैं कि लेजर क्या है? कि लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का शॉर्ट फॉर्म है। अब इसको हम देखते हैं कि इसके बारे में लिखेंगे कैसे। इट वर्क्स अंडर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। यह प्रकाश की क्वांटम थ्योरी पर या क्वांटम प्रमेय पर कार्य करता है। लेजर इज ए डिवाइस दैट एम्प्लीफाइज और इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट and produce highly directional light, monochromatic light, coherent light
एंड पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट। फिर से एक बार देख लीजिए कि लेजर इज ए डिवाइस दैट एम्पलीफाई और इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड प्रोड्यूस हाईली डायरेक्शनल लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोहेरेंट एंड पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट। यानी कि हिंदी में लेजर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाता है तथा अत्यधिक दिशात्मक, एक वर्णीय, अखंड, सुसंगत और ध्रुवीकृत प्रकाश की किरणों को उत्पन्न करता है। ठीक, यानी कि लेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम अधिक इंटेंसिटी वाले प्रकाश को पाते हैं, यानी कि ऐसा प्रकाश जिसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हो और हाईली डायरेक्शनल होते हैं, मतलब वो एक ही दिशा में होते हैं, इसको जिस दिशा में चाहे उस दिशा में हम दे सकते हैं, यानी कि एक ही दिशा में सारे प्रकाश जाएंगे। और क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, यानी कि एक वर्णीय, एक रंग का प्रकाश मिलता है। कोहेरेंट होता है, यानी कि इनके वेवलेंथ सेम होती है। एंड पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट, और ये पोलराइज्ड भी होते हैं, यानी कि ध्रुवित प्रकाश भी होते हैं। तो इससे तो पता चल रहा है कि हमारा ये लेजर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अब देयर आर सर्टेन सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रॉन वंस एक्साइटेड दे रिमेन इन द हायर एनर्जी लेवल। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि जिनको अगर एक बार एक्साइटेड कर दिया जाए तो वो थोड़ा लंबे समय तक, यानी कि दे रिमेन्स लॉन्ग टाइम इन द हायर एनर्जी लेवल आर एक्साइटेड स्टेट। सच टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज टू फॉर्म 3 लेवल और 4 लेवल लेजर। यानी कि इसको हम फिर से समझते हैं कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रॉन वंस एक्साइटेड दे रिमेन इन द हायर एनर्जी लेवल आर एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्गर टाइम। Such type of material are used to form 3 level or 4 level laser। यानी कि कुछ ऐसे निश्चित पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम एक बार उत्तेजित कर दें तो उनकी उत्तेजना लंबे समय तक होती है, और ऐसे पदार्थों का प्रयोग हम 3 लेवल और 4 लेवल लेजर यूज बनाने के लिए करते हैं। अब ये 3 लेवल लेजर क्या है, यानी कि ऐसा लेजर, यानी जिसमें हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसके पास 3 एनर्जी स्टेट हो। कैसा? 3 एनर्जी स्टेट हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रूबी लेजर। और 4 लेवल लेजर का क्या एग्जाम्पल है, हीलियम नियॉन गैस वाला लेजर। अब इसे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 लेवल लेयर। तो ये क्या होता है, यानी कि जिसमें 3 स्टेट होते हैं। तो जहाँ पर फर्स्ट, यहाँ सबसे पहले क्या की जाती है, पंपिंग की जाती है। तो इसको कहाँ पहुँचा दिया जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में, यानी कि फास्ट ट्रांजिशन। वहाँ पर क्या होता है, फास्ट ट्रांजिशन होता है, यानी कि बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। और जब नीचे आते हैं तो वो कहाँ पहुँचते हैं, यानी कि एक मिडिल एनर्जी स्टेट में पहुँचते हैं। और वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन 10⁻³ to 10⁻6 सेकंड तक रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कुछ रेडिएशन करते हुआ, मतलब एनर्जी को रेडिएट करते हुए ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। तो इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये 3 लेवल लेजर क्या है, यानी कि 3 लेवल लेजर जिसमें हम ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं जिसके पास 3 एनर्जी स्टेट हो, जो क्रमशः E3, E2 एंड E1, यानी कि सबसे कम E1 लास्ट वाला ये हो गया E1 ग्राउंड स्टेट जिसे बोलेंगे, E2 और ये E3, इस तरह से। और देखिए जिसमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि E1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, N1, N2 एंड N3 एट नॉर्मल कंडीशन पर, यानी कि पॉपुलेशन एट नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, ग्राउंड स्टेट में होगा। फिर उससे कम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा, जिसे हम मेटा स्टेबल स्टेट बोल रहे हैं यहाँ पर। और उससे भी कम ये हायर एनर्जी स्टेट में होगा। तो जो हायर एनर्जी स्टेट है इसको बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट। और जो मिडिल में है, जहाँ पर ये जो हायर एनर्जी स्टेट है, यहाँ पर आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी देर रुकता है, 10⁻8 सेकंड। और इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन 10⁻3 to 10⁻6 सेकंड तक रुक रहा है जिस जगह पर, तो उसी चीज़ को, उसी स्टेट को क्या बोलते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट। और लास्ट में यहाँ से एनर्जी रिलीज करते हुए कहाँ पहुँच जाता है, ग्राउंड स्टेट में। तो ये, और जब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा ये एनर्जी
रिलीज होती है। एक चीज़ आपको यहाँ से मिला कि यहाँ से हम बीम ऑफ लाइट आसानी से बना देंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ लाइट, बंडल ऑफ लाइट। ठीक, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? रूबी लेजर में होता है। कहाँ पर? रूबी लेजर। तो रूबी लेजर है क्या चीज़? ठीक, जिसका मैंने आपको डायग्राम बनाया है, इसका डायग्राम क्या होगा तो देखते हैं, इसे हम समझते हुए चलते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि 3 लेवल लेजर क्या है, जहाँ पर ये इसके पास E3 इज ग्रेटर दैन E2 इज ग्रेटर दैन E1, मतलब ये एनर्जी स्टेट है, और N1 इज ग्रेटर दैन N2 एंड N2 इज ग्रेटर दैन N3, मतलब सबसे कम उच्च ऊर्जा स्तर में N3 में, फिर N2 में, फिर N1 में इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब N1 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा, इससे कम, फिर सबसे कम। सबसे कम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अनस्टेबल स्टेट में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल स्टेट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड रहता है। यहाँ पर N3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद ये यहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा? मेटा स्टेबल स्टेट में, जहाँ पर उसके रुकने का टाइम क्या है? 10⁻³ to 10⁻6 सेकेंड तक है। और फिर यहाँ से एनर्जी को रेडिएट करता हुआ ग्राउंड स्टेट में पहुँच जाएगा। तो ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये बंडल के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अब हम पढ़ने क्या चले हैं? रूबी लेजर। तो रूबी लेजर क्या है? यानी कि यही एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, आपको हाई इंटेंसिटी, कोहेरेंट और पोलराइज्ड लाइट आपको देती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि पोलराइज्ड हाई इंटेंसिटी के साथ साथ मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट भी प्रोड्यूस करती है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक कांच का ट्यूब लगा होता है। इस कांच के ट्यूब, ये जो बाहरी किनारा है, ये स्क्रीन है आपकी, यहाँ से आउटपुट मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? रूबी क्रिस्टल होता है। रूबी क्रिस्टल क्या है? यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस Cr2O3, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 डोप्ड विथ 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, इससे जो क्रिस्टल बनता है इसी को हम बोलते हैं रूबी क्रिस्टल। अब ये रूबी क्रिस्टल है, ये बीच में रख दिया गया और यहाँ से हम एक लिक्विड N2 गैस इसके अंदर इंटर कराते हैं। ये जो रूबी क्रिस्टल है, इसको एक तरफ से पार्शियली रिफ्लेक्टेड करते हैं, मतलब पेंट करके, और दूसरी तरफ से फुली रिफ्लेक्टेड होता है। इधर से पूरी टोटल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। इससे क्या होगा कि जिससे इधर से पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपकी बीम आगे जाएगी, फोटोन आगे निकल जाएगा। अब इसकी वर्किंग है समझते हैं। सेम जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पंपिंग करते हैं। पंपिंग का मतलब क्या हुआ कि हाई, ये जो इंटेंसिटी की लाइट है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रॉन, यानी कि येलोविश ग्रीन। जैसे आप देखते होंगे ना कि सबसे हाई इंटेंसिटी वाली लाइट यही तो होती है, जैसे आप देखते हैं कहीं कहीं वो कटर मशीन जो होती है, वहाँ पर वो देखेंगे तो आप जो लाइट जलती है वो कैसी होती है? येलोविश ग्रीन होती है, यानी कि पीली और हरी। या आप गैस जलाए हों, गैस सिलेंडर पे भी देखिए तो उसकी जो ऊपरी वाली फ्लो होती है वो ग्रीन, येलोविश ग्रीन होती है। तो इसको हम इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, यानी कि अब ये देखिए, ये सप्लाई यहाँ से दी जा रही है, हाई सप्लाई यहीं से दी जा रही है, तो पंपिंग हो रहा है। तो यहाँ ये जो आपका रूबी क्रिस्टल है, इसमें से जो क्रोमियम आयन है ये कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा। ये 3 लेयर का है तो 3rd लेयर में पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पहुँचेगा तो यहाँ से ये नीचे आएगा, मतलब कहाँ? E1 स्टेट पर। इसी E1 स्टेट को हम क्या बोल रहे थे? मेटा स्टेबल स्टेट। और यहाँ पर जो एमिशन करेगा वो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन करता हुआ मेटा स्टेबल स्टेट पर आएगा, जहाँ पर 10⁻³ to 10⁻6 सेकेंड तक रहेगा। मतलब यहाँ पर रहने का टाइम ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर तो सिर्फ 10⁻8 सेकेंड तक ही रह रहा है ऊपर, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट में। उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा टाइम रह रहा है, 10⁻³ to 10⁻6, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ लोग जल्दी यहाँ से यहाँ चले आ रहे हैं। अब क्या होगा? अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये
अपनी एनर्जी को रिलीज कर देंगे, यानी कि जिस एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में पहुँचे हैं उसको जब रिलीज कर देंगे रेडिएशन के द्वारा, तब ये ग्राउंड स्टेट में चले आएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा क्रोमियम पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ कितनी वेवलेंथ की फोटोन ये रिलीज कर रहे हैं 6394 एंगस्ट्रॉन की, और जिसका कलर क्या होगा, रेड होगा। तो यही चीज़ हमारा क्या है, रूबी लेजर। तो इसकी वर्किंग को हम जरा स्टेप में लिख के समझ लेते हैं। देखिए जैसे स्टेप फर्स्ट, यानी कि इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव E2 टू E1, यानी कि E0 टू E2, यानी कि इसको समझिए जैसे 3 लेवल का लेजर है, 1 2 3, ये आपका E0, E1 और E2, इस तरह से ये लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम E0 टू E2, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा। कैसे, पंपिंग कराया आपने 55,000 एंगस्ट्रॉन की, इसमें क्या किया आपने, फोटॉन इंटर कराया, इंसिडेंट कराया। अब क्या होगा सेकंड स्टेप, इलेक्ट्रॉन मूव E2 टू E1 देन स्पॉन्टेनियस एमिशन अकर। अब क्या होगा, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है 10⁻⁸ सेकंड तक ही तो रहेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन यहाँ पे होगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन करता हुआ पहुँचेगा E1 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। यहाँ पर ये रहेगा, और यहाँ पर ये 10⁻³ टू 10⁻⁻6 सेकेंड तक रहेगा, यानी कि ज़्यादा टाइम तक रुका रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, जिसे हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। आगे देखिए क्या होगा, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन E0 एंड E2। देखो E0 और E2 के बीच में, यानी कि E1 पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन अकर्स बिटवीन E1 एंड E0। अब ये देखो E1 और E0 के बीच में ये क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, मीन Hν, यानी कि जो फोटॉन रिलीज हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। तो ये रिलीज करता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, ग्राउंड स्टेट में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वर्किंग कंप्लीट हुआ। तो आपको मिल क्या जाएगा, जैसे सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि सेम वेवलेंथ वाली अगर लाइट एक साथ मिलती है तो ये क्या हो गई, ये बीम हो गई, लाइट अब बीम हो गई। अब बीम हो गई तो क्या, जब सभी तीनों एक साथ जब मिलेंगी तो इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत हाई हो जाएगी, इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। और देखिए अगर इनका वेवलेंथ सेम है, यानी कि लैम्डा जब सेम है तो यानी कि इनका कलर भी तो सेम होगा, यानी कि ये मोनोक्रोमेटिक होगा, कोहेरेंट भी है, और हाई इंटेंसिटी लाइट भी मिल रही है, ठीक। और ये पोलराइज्ड लाइट भी है, कैसी, पोलराइज्ड, यानी कि यूनी डायरेक्शनल है, एक दिशा में जा रही है। तो ये क्या हुआ, पोलराइज्ड लाइट। ऑटोमेटिक आपको पोलराइज्ड लाइट इसमें लेजर में मिलती है, आपको किसी पोलराइजर डिवाइस की एक्स्ट्रा यूज करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, यानी कि इसका ड्रॉबैक, 2 ड्रॉबैक हैं। पहला क्या है, नीड हाई पावर पंपिंग, यानी कि हमको पंपिंग के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूअस बट इन पल्स फॉर्म, जो इसका आउटपुट होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि पल्स के रूप में होता है, यानी कि ऐसे पल्स के फॉर्म में, ठीक, इसका आउटपुट पल्स के फॉर्म में होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो यह शुरू में बताया था मैंने आपको कि मॉडर्न फिजिक्स में आप जो कुछ भी पढ़ें उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन क्या है, डिस्टेंस एंड हाइट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि इसको हम दूरी और ऊंचाई नापने में लेजर का यूज करते हैं। अब सेकंड यूज क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम में। थर्ड यूज क्या है, डिस्क प्लेयर में। आपने देखा होगा CD, उस प्लेयर में देखो तो लगा रहता है, लेजर लाइट इस पर इंसिडेंट होती है और ये मूव करता रहता है, आपकी पिक्चर चलती रहती है। फिर स्मार्ट वेपन गाइड में, ये जो इस समय आधुनिक वेपन्स गाइड हैं जो रक्षा प्रणाली में यूज होते हैं, यानी कि जो घातक हथियार हैं उनके गाइडेंस में इसका यूज करते हैं, ठीक। जैसे अभी आपने हाल में सुना होगा कि अमेरिका के बेस पे हमला हो गया था,
तो वहाँ पे जब ना कोई बम गिरा ना कुछ भी कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वो किससे हमला किया था? लेज़र लाइट के द्वारा। ठीक। और इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है कि ड्रिल और कट मेटल्स, ये इंडस्ट्री में यानी कि मेटल में छेद करने के लिए और उसको काटने के लिए यूज हो रहा है। ठीक। अब देखिए साइंटिफिक एरिया में इसका यूज कहाँ हो रहा है? फॉर स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए या केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम लेज़र का यूज करते हैं। और क्या यूज हो रहा है? इन फोटोग्राफी एंड इंटरटेनमेंट, यानी कि फोटोग्राफी, फ़ोटो खिंचवाते हैं आप लोग, तो वहाँ भी क्या होता है? लेज़र लाइट यूज होती है। ठीक। इन सर्जरी, आप देखते हैं शल्य चिकित्सा, बोलते हैं कि लेज़र के मेथड से ऑपरेशन होगा, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या है? सर्जरी, यानी कटपीट कम होता है और ऑपरेशन अच्छा हो जाता है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? इन वेदर फॉरकास्टिंग, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए भी लेज़र का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इससे हम सटीक भविष्यवाणी कर लेते हैं। ये तो रहा आपका 3 लेवल लेज़र, जिसमें रूबी लेज़र, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब हम इसके बाद 4 लेवल लेज़र की बात कर लेते हैं। तो देखिए 4 लेवल लेज़र में क्या होता है? जिसमें 4 एनर्जी स्टेट होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनके पास 4 एनर्जी स्टेट हो, उसको भी हम यहीं पर देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 4 लेवल लेज़र, 4 लेवल लेज़र। इसका एग्जाम्पल क्या है? हीलियम नियॉन गैस, हीलियम नियॉन गैस लेज़र, या शॉर्टकट में आप इसे गैस लेज़र बोलते हैं। ठीक। ये एडवांटेज इसका क्या है कि सबसे पहले जो 3 लेवल लेज़र का डिसएडवांटेज था, यहाँ पे एडवांटेज, यानी कि यहाँ पे हमको कम लेस पावर यूज करना पड़ता है। किसके लिए? पंपिंग के लिए, लेस पावर यूज फॉर पंपिंग। और दूसरा, वहाँ पे आउटपुट आपको कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा था, पल्स के फॉर्म में मिल रहा था। यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा कैसे? आउटपुट इन द कंटिन्यूअस फॉर्म या कंटिन्यूअस आउटपुट, चलो कुछ भी लिख देंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म। ये आपके यहाँ पे इसका एडवांटेज। ठीक। तो आप एडवांटेज में क्या क्या लिखोगे? आप लोगों को पता हो गया कि सबसे पहला क्या है कि इसमें लेस पावर यूज होता है पंपिंग के लिए, और आउटपुट आपका क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक। और इसमें जो मटेरियल यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? 4 लेवल के होते हैं, मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे तो वही चीज़ होगा, जैसे आप पंपिंग कर दोगे, पंपिंग करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी स्टेट में पहुँच जाएगा, यहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ से देखिए ये मेटा स्टेबल स्टेट हो जाएगी, जहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन होने लगेगा। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो यहाँ से भी क्या होगा? आपको कुछ आप बोलेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन यहाँ पे होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, यानी कि सेम वेवलेंथ की, यानी कि एच न्यू और एच न्यू सेम वेवलेंथ की आपको लाइट मिलने लगेगी। लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक फिर क्या होगा? स्पॉन्टेनियस मिलेगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहाँ भी स्पॉन्टेनियस, बीच में क्या मिल रहा है? आपको स्टिमुलेटेड एमिशन मिल रहा है। तो यहीं से आपको क्या मिलेगा? बीम ऑफ लाइट मिलेगी। क्या मिलेगी? बीम ऑफ लाइट, जो कि कैसे होगी? कॉन्टीन्यूस होगी, पल्स के फॉर्म में नहीं होगी। तो यही हमको एक फ़ायदा है कि जब हम 4 लेवल लेज़र यूज करते हैं तो हमको कॉन्टीन्यूस लाइट मिलती है, यानी कि पल्स के फॉर्म में नहीं होती। तो ये तो इसका रहा वो समझने के लिए कि इसका एनर्जी लेवल स्टेट कैसे कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग। ठीक। अब बाकी रही बात इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो इसका स्ट्रक्चर एकदम आसान से है कि एक हम ट्यूब लेते हैं, क्या लेंगे? ट्यूब। एक ट्यूब लेंगे, जैसे ये जहाँ पे तो फिक्स है, तो यहाँ पर बीच में इसे बोलते हैं लेज़र बीम ट्यूब। क्या बोलेंगे? लेज़र बीम ट्यूब, लेज़र बीम ट्यूब। अब इसमें हम क्या करेंगे? गैस फिल करेंगे। ये क्या है? आपकी पंप है, ऐसे ही बना लीजिए कैसे भी।
तो ये आप यूज क्या करोगे, इसमें गैस फिल करोगे। ठीक, इसी में क्या रहती है, हीलियम नियॉन गैस रहती है, हीलियम नियॉन गैस। ठीक, अब ये हीलियम जो होता है ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, यानी कि 1 mm, और नियॉन का 0.1 mm। कितना हुआ ये, इस पे इसमें फिल की जाती है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, जब पंपिंग करेंगे तो ये जो हमारे ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है किसका, हीलियम वाला, ये कहाँ पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे गया, फिर यहाँ से आया तो यहाँ पर आएगा, तो फिर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन करता हुआ मेटा स्टेबल स्टेट पे आया तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो फिर क्या होगा, देखिए जैसे भीड़ बढ़ रही है तो क्या होता है, धक्का मुक्की होती है ना, तो यहाँ से एक दूसरे को धक्का देंगे तो मतलब क्या हुआ, स्टिमुलेटेड एमिशन शुरू, यानी कि स्पॉन्टेनियस ख़त्म। अब इसको जितना, यानी कि जैसे सपोज कर लीजिए एच एनर्जी से क्या हुआ, इसको पुश मिला, जब पुश मिला तो ये क्या किया, एच एनर्जी रिलीज किया और सीधा लोअर एनर्जी स्टेट में आया, और यहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन करता हुआ ग्राउंड स्टेट में चला आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन अकर हो जाता है, और हमको जो लाइट है वो बीम के रूप में, यानी कि कंटिन्यूस लाइट हमको मिल जाती है। तो ये तो रहा आपका हीलियम नियॉन गैस लेजर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर ठीक ढंग से अच्छे से समझ में आया है। जिस किसी को कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएगा, उसकी प्रॉब्लम दूर होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन।